I'm the associate clinical psychologist working at ASDWT. So मेरा टॉपिक आज का जो है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। नाम से ही दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ऑपोजिशनल यानी ऑपोजिट, डेफिएंट यानी नॉन कंप्लाइंस, बात ना मानना। तो ये जब हम ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की बात करते हैं, इसको आज हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके कॉजेस देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे एंड हाउ वी कैन मैनेज दिस बिहेवियरल डिसऑर्डर। बेसिकली दिस इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। ये रवैये की तब्दीली जिसमें बच्चा जो है इख्तलाफी रवैये इख्तियार करता है, बच्चा जो है जिद करता है, सामने बहस करता है। हमने बात की ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, मैंने दो वर्ड्स अब आपको बताए। अगर हम सबसे पहला वर्ड देखते हैं ऑपोजिशनल, यानी रिफ्यूज करना। अगर बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है या कोई कमांड दिया जा रहा है कि यू हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना है, अब आपको होमवर्क करना है, फिर आपको ट्यूशन जाना है, तो जो बच्चा होता है, द वन, नॉट ओनली बच्चा, कोई और भी अगर होता है, तो द वन हु इज विद ओडीडी रिफ्यूज टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस, वो बात मानने से इनकार कर देते हैं। डेफियंस का मतलब ये होता है कि वो सामने से बहस करना शुरू करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और इन कंप्लाइंस शो करते हैं, यानी बात नहीं मानते। तो ओडीडी जो है ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, यानी रवैये की तब्दीली इसमें आती है जो बच्चों को भी इफेक्ट कर सकती है, टीनेजर्स को भी इफेक्ट कर सकती है, बड़ों को भी इफेक्ट कर सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, यानी जानबूझकर बात ना मानना, अपनी गलती का ब्लेम किसी और पर डाल देना, और अगर अगरचे गलती खुद से हो गई हो तो ब्लेम हम एक तो हम ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। सेकेंडली, अगर किसी ने उनके साथ कुछ बुरा कर दिया हो या कुछ उनको डांट दिया हो या स्कोल्ड किया हो तो उसका बदला लेना, विंडिक्टिव हो जाना, स्पाइटफुल हो जाना। विंडिक्टिव और स्पाइटफुल का मतलब है बदला लेना, रिवेंज टेकिंग। अच्छा, अब अगर हम ये देखें तो ये नॉर्मली हमने हर जगह अपने इर्द गिर्द के बच्चों को देखा होगा, या अगर हम वर्क प्लेस पे देखें तो वहां पर भी इसी तरह हो रहा होता है कि बहस की जा रही होती है, ओबे नहीं किया जा रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को, या अगर बॉस से अक्सर आर्ग्यू हो जाता है। तो क्या हर एक को ओडीडी है? नो। डीएसएम ने एक क्राइटेरिया सेट किया है, और डीएसएम ने क्राइटेरिया क्या सेट किया है? डीएसएम ने क्राइटेरिया ये सेट किया है कि अगर पैटर्न ऑफ एंग्री या इरिटेबल मूड है, यानी पैटर्न का मतलब है कि कंसिस्टेंटली बच्चा या बड़ा जो भी है वो इरिटेबल मूड शो कर रहा है, चिड़चिड़ापन शो कर रहा है, या वो आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, यानी जो है इससे कुछ कहा जा रहा है, कोई या बड़ा हो, एडल्ट हो, टीनेजर्स हो, उनसे कुछ कहा जा रहा हो तो वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, सामने से बहस कर रहा है, नॉन कंप्लाइंस शो कर रहा है, या उसके अंदर विंडिक्टिवनेस है, या वो बदला लेने वाली अर्ज मौजूद है। तो ये पैटर्न जो है डीएसएम 5TR ने सेट की है। इन सिम्टम्स अभी जो आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपको 3 कैटेगरीज दिखनी होंगी। नंबर 1 एंग्री, इरिटेबल मूड, आर्ग्यूमेंटेटिव डेफिएंट बिहेवियर एंड विंडिक्टिवनेस। इन तीनों कैटेगरीज के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं। अगर इन तीनों कैटेगरीज में से 4 सिम्टम्स होते हैं एटलीस्ट, तीनों में से, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कैटेगरीज में है, 4 अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं देन वी कैन गो फॉर दी डायग्नोसिस, ठीक है। लेकिन इसका ड्यूरेशन परसिस्टेंटली 6 माह तक रहना चाहिए। सेकेंडली, ये बिहेवियर जो रवैया जो शो कर रहे हैं वो नॉट ओनली वन सेटिंग, सिर्फ घर में ना शो किया जाए, मामा पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ ना शो किया जाए, ये जो है अलग अलग सेटिंग्स में मौजूद होना चाहिए। लेक्चर से क्या क्या बच्चा स्कूल में भी शो कर रहा है, ट्यूशन में भी शो कर रहा है, कहीं इवेंट में जा रहा है, शादी वगैरह में जा रहा है तो वहां भी शो कर रहा है। एडल्ट्स नॉट ओनली वर्क घर पे शो कर रहे हैं बट वर्क प्लेस पे शो कर रहे हैं, या कोई गेट टुगेदर है उसमें शो कर रहे हैं। साइंस, ये जो हम 3 कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे, ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। इस 3 मेन कैटेगरीज के अंदर नंबर 1 कैटेगरी, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा या बड़ा जो है, द वन हु इज विथ ओडीडी, तो वो एंग्री हो जाता है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। सेकंड, आर्गुमेंटेटिव, यानी बहस करता है, सामने से नॉन कंप्लाइंस शो करता है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करता है। विंडिक्टिवनेस, यानी अगेन वही जो है बदला लेने की अर्ज उनके अंदर मौजूद होती है। लेट्स डिस्कस इन लिटिल ब्रीफ डिटेल। नंबर 1, एंग्री इरिटेबल मूड।
एंग्री इरिटेबल मूड की अगर बात की जाए तो उसके तीन सिम्टम्स हैं। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको डिस्कस किया ना कि हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं। लेट्स डिस्कस सिम्टम्स बाय वन कैटेगरी। बच्चा या बड़ा अक्सर छोटी छोटी बातों पे अपना टेम्पर लूज कर देना। यानी अगर उसे एकदम से कोई बात कह दी जाए, नॉर्मली बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अगर कुछ बोल दिया जाए तो एकदम से वो चिड़चिड़ापन शो करेगा, चीखना चिल्लाना शुरू करेगा, इजीली अनॉय करेगा, और जो है सामने वाले को नाराज कर देगा फ्रीक्वेंटली। ये अपना बिहेवियर बार 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 शो करता है। ये नॉट ओनली विद चिल्ड्रन, बट अगर हम बड़ों में भी ये देखें तो बड़ों को भी अगर इस तरह की है तो वो भी इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट से ही नाम आपको समझ में आ गया कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं, सामने बहस कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स से बहस करना, टीचर्स से बहस करना, अपने अथॉरिटी फिगर यानी अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे बहस करना, एडोलेसेंस हैं अगर बड़े हैं तो जो है उनका बहस करना अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉस के साथ। और ज्यादातर इनका रवैया ये होता है कि ये अपने कमांड्स को या अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, और वो रूल्स को अबाइड करते हैं, यानी रूल्स को नहीं तोड़ते हैं। अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे, सेकंड वाली पिक्चर, तो बच्चा क्या कर रहा है, वो टीचर इज टीचिंग, बच्चा टीच कर रहा है, और बच्चा जो है रूल्स, क्लासरूम टू रूल्स तोड़ रहा है। क्या कर रहा है, एरोप्लेन बनाकर फेंक रहा है, जानबूझकर टीचर्स को तंग कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मली ये बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं। अब अगर फिर टीचर जब पलट कर पूछती है कि किसने किया, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम कर देते हैं, अपना ब्लेम किसी और पर डालते हैं। मिस मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, मिस उसने किया, एक्स वाई जी इसने कर दिया। और अगर उनको समझाया जाए, आप लास्ट पिक्चर में देख रहे होंगे, अगर उनको समझाया जाए तो वो एक्टिविटी डिफाई कर रहे थे, कानों पे हाथ रख लेंगे और इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। विंडिक्टिवनेस, रिवेंज सीकिंग, बदला लेने की अर्ज उनके अंदर मौजूद होती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चों को डांट दिया जाए तो बच्चे जब सामने ना बोल सके ना, तो वो क्या करते हैं, अक्सर डंडा छुपा लेते हैं, यानी टीचर का जो स्टिक छुपा लेंगे, या टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर छुपा लेंगे, या टीचर की कोई भी चीज छुपा लेंगे, क्योंकि उनको विंडिक्टिवनेस की अर्ज होती है। अगर हम अडल्ट की बात करें तो आप पिक्चर देख रहे होंगे, हमारे सामने एक पिक्चर मौजूद है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हुई है। ठीक है, और फिर लड़ाई होने के बाद व्हाट डिड द वाइफ डू, वाइफ ने आके टायर को बर्स्ट कर दिया। तो ये क्या है, जब हस्बैंड और वाइफ के आपस में लड़ाई हुई तो डिक्टिव बिहेवियर शोन बाय द वाइफ वाज बर्स्टिंग द टायर। ठीक है, या अगर हम अपने कल्चर से हिसाब लिया जाए तो फिर देखा जाए तो अक्सर खवातीन ऐसा करती हैं, फिर वो खाना नहीं बनाती, या वो क्या करती हैं, रिवेंज सीख करती हैं, या बाहर से खाना मंगा रही होती हैं, तो दिस इज दी सीकिंग रिवेंज। और ये बिहेवियर जो है वो परसिस्टेंटली 6 मंथ्स तक रहना चाहिए। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन बिफोर स्टार्टिंग फॉर द विद द ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हम देखते हैं कि ओडीडी को किस के साथ कोमॉर्बिड किया गया है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो मिक्सड अप हो जाते हैं, जो इनके साथ होते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी नजर आ रहे होते हैं, और ओडीडी में भी नजर आ रहा था। तो ओडीडी की कोमॉर्बिडिटी किन किन डिसऑर्डर्स के साथ है, एडीएचडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ASD, autism spectrum disorder, anxiety, Tourette's, OCD, neurodevelopmental coordination disorder, sensory integration disorder, auditory processing, depression and many others, right? अब अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, हमने कोमॉर्बिडिटी देख ली, राइट, हमने देख लिया कि किन किन के साथ वो कोमॉर्बिड हो सकता है, यानी दो डिसऑर्डर्स साथ हो सकते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं ओडीडी के साथ, यानी अगर हमसे उनकी जो सिम्टम्स हैं हम देख रहे होते हैं कि वो सिम्टम्स है वो, सॉरी, उनके सिम्टम्स जो हैं वो सेम हो रहे होते हैं, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, व्हाट वी हैव टू डू इज, हम देखते हैं कि किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स के अंदर रेट ऑफ एंगर यानी गुस्से का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, तेज होता है। उसमें
जो है सीरियस एग्रेशन शो की जा रही होती है। सीरियस एग्रेशन से मुराद यानी वो जो है डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को, लोगों को, अपना एग्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियसली शो कर देते हैं। मारधार, फिजिकल वायलेंस उसके अंदर ज़्यादा होता है। अगर हम कंडक्ट की बात करें तो कंडक्ट में भी एग्रेशन है, बट कंडक्ट में एग्रेशन का जो लेवल है वो नॉट ओनली टुवर्ड्स द पीपल, बट एग्रेशन जो है वो एनिमल्स यानी जानवरों के साथ भी गुस्सा किया जा रहा होता है। प्रॉपर्टीज के साथ यानी चीजें की तोड़फोड़ वो भी की जा रही होती है। पैटर्न ऑफ थ्रेट एंड डिसीट भी शो किया जा रहा होता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर गुस्सा होता है, यानी मार धाड़, चीजों को तोड़ना फोड़ना, ये सब चीजें कंडक्ट में पाई जाती हैं। अगर एडीएचडी की बात की जाए तो एडीएचडी स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर ज्यादा बच्चे के अंदर या बड़े जो भी जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर तवज्जो की कमी होती है। वो अपना अटेंशन सस्टेन नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। तो ये एडीएचडी के साथ हमें डिफ्रेंशिएट करना है। मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स जो मिक्सअप किए जा रहे होते हैं वो एडीएचडी और कंडक्ट के साथ किए जा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हम एडीएचडी और कंडक्ट को थोड़ा डिटेल में उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओडीडी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, रवैये वाला डिसऑर्डर, रवैये का डिसऑर्डर है। जबकि एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल से मेरी मुराद ये है कि इसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम की जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंड एडीएचडी सिंस बाय बर्थ, ये बाय बर्थ है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एडीएचडी का। और ये बिहेवियरल डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम ओडीडी की बात की करें तो ओडीडी के अंदर जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो रिवेंज सेकिंग का है, यानी जो है बदला लेने वाला रवैया, इंतकामी सोच रखने वाला, इंतकामी रवैया इख्तियार करने वाला रवैया होता है। जबकि इसके अंदर जो है नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर होता है, तवज्जो की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हरकत करने वाला बिहेवियर होता है, जज्बातीपन होता है। ओडीडी के अंदर जो है वो रिफ्यूज कर देता है क्लाइंट कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, कोई भी बात मानने को से इनकार कर देता है। रूल्स को, कवानीन, कायदे कवानीन को फॉलो करने से वो मना करता है और सामने से वो बहस करता है अपने अथॉरिटी फिगर से। जबकि अगर हम एडीएचडी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा मुतहरिक तो होता है, उनको अपने जज्बात कंट्रोल करने में प्रॉब्लम फेस आती है। और वो इस वजह से उनका रूल, उनकी जो अथॉरिटी ने रूल्स बनाए होते हैं, क्लासरूम रूल्स बनाए होते हैं, इस वजह से उनका रूल क्या हो जाता है, ड्यू टू इम्पल्सिवनेस उनका रूल ब्रेक हो जाता है। जबकि यहाँ जानबूझ के डेलिबरेटली जो है रूल ब्रेक किया जा रहा होता है, किसमें, ओडीडी। ओडीटी के जो बिहेवियर होता है उसके अंदर हम क्लाइंट जो है अपनी गलती का ब्लेम जो है वो किसी और पर डालते हैं। अब और अगर एडीएचडी को किया जाए तो इन अटेंशन यानी तवज्जो की कमी की वजह से जो है इनका ये रवैया इख्तियार किया जा रहा होता है। एक्सेप्ट दे आर व्हेन हाईली इंटरेस्टेड, थोड़ी देर वो इंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, थोड़ा सा इन अटेंशन, तवज्जो की कमी की वजह से वो अपना जो है काम गलत कर लेते हैं। नाउ कम टू द कॉजेस। अब ये वजह क्या है, हमने अलामातें तो देख ली, अब इसकी अगर हम वजह जानने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई परफेक्ट क्लियर कॉज नहीं है ओडीडी का, लेकिन कुछ वजूहात ऐसे हो सकते हैं जो चांसेस हैं कि ओडीडी हुआ जाए। जैसे जेनेटिक्स, किसी फैमिली में, रिलेटिव्स में, सिबलिंग्स में रन किया जा रहा हो ओडीडी, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हों, यानी जो है पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चे की जो पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है वो 7 इयर्स में ही प्रॉपर पेरेंटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल नहीं फॉलो किया गया, देन एनवायरमेंटल फैक्टर कैन बी द कॉज। और बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो, यानी जो है अगर पेरेंट्स टेक केयर नहीं करे, कोई केयर टेकर कर रहा है, कोई नैनी टेक केयर कर रही है बच्चे की, तो वो इनकंसिस्टेंट सुपरविजन हो या बहुत ज्यादा सख्ती में रखा गया हो, लीनियंसी यानी दी गई हो, या बहुत ज्यादा सख्ती में रखा गया हो, तो ये भी एक वजह। और निग्लेक्शन एंड अब्यूज यानी निग्लेक्ट कर दिया गया हो या बच्चा जो है चाइल्डहुड अब्यूज का शिकार हुआ हो। नाउ कम टू दी रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे खतरे के अवामिल हो सकते हैं जो ओडीडी में पाए जाते हैं।
पेरेंटिंग, अभी हमने पिछले डिस्कस स्लाइड में डिस्कस किया, पेरेंटिंग जो है मल्टीपल टाइप्स की पेरेंटिंग होती है, जिसके अंदर अगर बहुत ज्यादा हार्श डिसिप्लिन, बहुत सख्ती में बच्चे को रखा गया हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, टाइमली आपको ये करना है, बच्चे को अपनी जो है एक व्यू पॉइंट रखने ना दिया जा रहा हो, या इनकंसिस्टेंट सुपरविजन, माँ देख नहीं रही हो, पीछे से कोई और देख रहा है, या माँ सारा दिन घर में काम कर रही है, या इधर मदर इज वर्किंग वुमेन, अगर वो वर्किंग वुमेन ने पीछे किसी और को दे दिया, तो इनकंसिस्टेंट सुपरविजन रहा, निग्लेक्शन रहा, तो दिस कैन बी द वन ऑफ द फैक्टर। फैमिली के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी, यानी रिलेशनशिप इन फैमिली कैसे हो, माँ बाप में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या डोमेस्टिक वायलेंस, यानी नॉट ओनली सिर्फ माँ बाप के अंदर, अगर हम घर में देखें तो आपस में भी लड़ झगड़ रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या कोई भी एक पेरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ हो, या तो वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का शिकार हो। अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट में अगर नेबरहुड है तो वहां पर इस तरह का एनवायरनमेंट शो किया जा रहा हो, या महंगाई की वजह से पॉवर्टी का वो बच्चा शिकार हो, पीयर रिजेक्शन, यानी जिससे वो दोस्ती करता हो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो वहां से वो रिजेक्शन का हो, तो दैट कैन बी द वन ऑफ द कॉज। अगर टेम्परामेंट शो किया जाए, बच्चे को अपने जज्बात कंट्रोल करने में, अपना चिड़चिड़ापन कंट्रोल करने में डिफिकल्टी, यानी मसले मसाइल का शिकार करना पड़ रहा हो, तो दैट कैन बी द वन ऑफ द फैक्टर। और क्या हो सकते हैं, जैसे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अज़दवाजी जिंदगी में मसले मसाइल, या कोई खुदा न खास्ता सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज हो सकता है, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो हो सकता हो, या ऐसे पीयर ग्रुप्स, ऐसा कपल ऑफ ग्रुप्स, ऐसे दोस्त जिनकी जो बिहेवियर है वो पहले से ही इस तरह का बिहेवियर हो, जो विंडिक्टिव हो या आर्ग्यूमेंटेटिव हो, इस तरह का बिहेवियर हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर। अब हम देखते हैं कि प्रिविलेंस कितना तेजी से ये बढ़ता जा रहा है, और ये कब कब से जैसे होता है, तो यूजुअली ये ज्यादातर शुरू हो जाता है 1 साल से 3 साल तक की उम्र में, ये स्टार्ट हो जाता है, इसकी प्रिविलेंस की एज है। ज्यादातर ये बॉयज, लड़कों में पाया जाता है बनिस्बत लड़कियों के। और जब लड़का हो या लड़की हो, जब अपने प्यूबर्टी एज पे पहुंचते हैं, जब वो बाले उम्र तक पहुंचते हैं, तो ये इसका जो रेशियो है वो दोनों में डिवाइड हो जाता है, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, और चांसेस हैं कि दोनों में हो। ये 20% स्कूल के बच्चों को अफेक्ट करता है, और अगर इसका वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 60% चांसेस है कि आगे बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका जो वो है ओडीडी डिसऑर्डर है, वो कंडक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ बढ़ सकता है। अगर हम इसकी सिवियरिटी पे बात करें कि कितनी सिवियरिटी, कितनी शिद्दत है, तो अगर ये बिहेवियर सिर्फ एक सेटिंग में शो कर रहा है, जो रवैया बच्चा या बड़ा इख्तियार कर रहा है वो सिर्फ एक सेटिंग में है, तो सिवियरिटी इज माइल्ड, बहुत छोटी सी, थोड़ी सी है। लेकिन अगर एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में किया जा रहा है, जैसे घर में भी हो और स्कूल में भी हो, नॉट ओनली एट होम बट ऑल्सो एट स्कूल, 2 सेटिंग्स में है, एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में, तो मॉडरेट है सिवियरिटी। लेकिन अगर 3 से ज्यादा सेटिंग्स में है, जैसे स्कूल में भी हो, घर में भी हो, दोस्तों के साथ भी हो, शादी में, पब्लिक्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे भी हो, तो उसकी सिवियरिटी सिवियर होती है। नाउ सिवियरिटी की हमने बात कर ली, अब हम इफेक्ट्स देखते हैं। क्या इफेक्ट्स, क्या असर करता है, हमने बात कर ली सिम्टम्स की, हमने देख लिया क्या जो है सिम्टम्स हैं, क्या वजूहात है। अब हम देखते हैं असरात क्या होते हैं। हमने वजूहात देखने के, हमने प्रेवलेंस भी देखे, अब हम असरात देखते हैं। तो असरात जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स भी हो सकते हैं। लेट्स गो फॉर द शॉर्ट टर्म फर्स्ट। हम देखते हैं शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स अगर ओडीटी की बात की जाए तो ज्यादातर वो प्री स्कूल एज से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये जनरली यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ प्रॉब्लम जो है रिलेशनशिप मेंटेनेंस में, यानी बच्चा जो है आपस में सोशल एक्टिविटीज करने में या स्कूल का काम करने में, पियर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने में, यहाँ पर उनकी जो है डिफिकल्टी होती है। और ये ऑलमोस्ट बिफोर अर्ली टीन ईयर से जो है स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है वो चाइल्ड और फैमिली, यानी बच्चा और उसकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए होते हैं, कि वो अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, कोई सोशल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाते हैं, उनके बहुत ज्यादा जो है एक परसिस्टेंट फ्रेंडशिप नहीं होती है। अगर हम और स्कूल वगैरह की बात की जाए तो स्कूल में भी वो टीचर्स के साथ उनका वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रह पाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म को उससे कनेक्ट करें कि अब शॉर्ट टर्म तो इफेक्ट्स हैं, और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं।
लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में प्री स्कूल एक से स्टार्ट हो जाता है और बच्चा जो है टीचर्स के साथ भी इस तरह बिहेवियर शो कराता है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता, तो उनका जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो प्रॉपरली अपनी एजुकेशन को जो है हासिल नहीं कर पाते हैं। उनकी जो है ग्रेड्स वगैरह ये सब चीज़ें भी लो होती हैं, एकेडमिक जो है लो हो जाता है। उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है, माशरती डिफ़िकल्टीज़ यानी दोस्त बनाना, अपने जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करना या अपनी बात आगे रखना, तो वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वर्क में। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर आ जाए, डेफिनेटली जब वो वर्क प्लेस पर जाते हैं तो उनको वहां पर भी वर्क प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी कोई जॉब एक जगह टिक नहीं पाती, फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो रही होती हैं, और जब फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो रही होती हैं तो उन पर फाइनेंशियल स्ट्रेन भी पड़ता है, फाइनेंशियली भी वो डिफिकल्टीज में आते हैं। और जब ये सारी चीजें उनके साथ हो रही होती हैं तो दे हैव द मेंटल अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल। अब हमने बात कर ली, हमने देख लिया कि प्रेवलेंस है, और फिर हमने असरात भी देख लेना, हाउ टू मैनेज, अब कैसे मैनेज किया जाए। तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट टीम की हम हेल्प लेते हैं। हम जो है एक प्रॉपरली एक्सपर्ट टीम हमारे पास होती है जो कंप्राइज है हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट से। अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो फिर हम चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं ताकि उनकी जो एंगर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा लोअर किया जाए। पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेते हैं और स्कूल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। दे आर द पीपल हु हेल्प अस टू मैनेज दी बिहेवियर्स। नाउ हाउ, किस तरह हम ओडीडी को एक्सपर्ट की मदद से टेस्ट कर सकते हैं। तो हम थ्रू क्लिनिकल इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो पेरेंट्स से कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो वो खुद अपना क्लिनिकल इंटरव्यू दे सकता है। बच्चे का हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम प्रॉपर फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, जिसके बाद हम एक लेवल तक पहुंच सकते हैं कि यस दिस इज अकॉर्डिंग टू दी DSM-5। और फिर उसका हम कंपेयर करते हैं। मेडिकल और हिस्ट्री, एकेडमिक हिस्ट्री को भी हम इवेल्युएट करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, मेडिकल भी और एकेडमिक हिस्ट्री भी, और फिर सारी चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं टू द DSM-5 चेकलिस्ट। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो हमें हेल्प कर रहा होता है ओडीडी को आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने में। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो फॉर्मल असेसमेंट की लिस्ट आपके सामने मौजूद है। इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट तो नहीं है जो पर्टिकुलरली जो है एक हमने टेस्ट किया और हमें पता चल गया यस दिस इज गॉन फॉर द ओडीडी और दिस इज नॉट गॉन फॉर द ओडीडी। लेकिन मल्टीपल टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, जो आपके सामने है। कॉर्नरस रेटिंग स्केल, CBCL चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, VABS वाइनलेट एडेप्टिव बिहेवियर स्केल, और HFT ह्यूमन फिगर ड्राइंग। थोड़ा सा मैं आपको इसको बताती चलूँ। ह्यूमन फिगर ड्राइंग के अंदर हम कॉग्निटिव स्किल्स, बच्चे की सोच के ऊपर उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प कर रहा होता है। इसकी सोचों को, उसके इमोशंस, जज्बात को स्क्रीन आउट करने में ये टेस्ट हमें हेल्प कर रहा होता है। HFT। नाउ अब हमने टेस्ट कर लिया, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। हमने प्रिवलेंस देख ली, सिम्टम्स देख ली, सारी चीजें हमने देख ली। अब आखिर हमारा जो है मोटिव आता है वो ट्रीटमेंट पर आता है कि किस तरह उसका इलाज किया जाए। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो ऐसे इख्तलाफी इंतकामी रवैयों को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट स्किल स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, family based intervention, school based intervention, and medication। अब फैमिली, पीछे आपने फैमिली पूछा, देखा था कि हमने कहा कि फैमिली को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हाउ टू इंक्लूड फैमिली, हम पूरी फैमिली को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो फैमिली के लिए हम ये थेरेपी जो है उन बच्चों के लिए होती है जो अपने केयर गिवर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं और उनको जो है यहाँ डिफिकल्टी होती है अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को मैनेज करने में। तो फैमिली को हम साथ में थेरेपी सेशंस में ज्वाइन करते हैं और सबसे पहले तो साइको एजुकेट करते हैं कि अगर द वन हु इज गोइंग विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के साथ अगर जा रहा है, तो उनको साइको एजुकेट करते हैं कि ये डिफिकल्टी है, दिस इज अ डिफिकल्टी। ओडीडी एक difficulty रवैया, मुनफर इंतकामी रवैया है, जो है रवैये की तब्दीली है, उनको बताते हैं कि व्हाट इज दिस। और फिर उसको साइको एजुकेट करने के बाद हम उनके पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को
हम जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन बढ़े, अच्छी हो, वो प्रॉपरली अपनी बात किसी को कह सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है घर में बच्चे क्या करते हैं, घर में आके मामा पापा से नहीं शेयर कर रहे होते हैं, वो फिर फ्रेंड से शेयर कर रहे होते हैं, या वो अपना गुस्सा जो है आके चीजों पे तोड़ फोड़ कर निकालते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन जब इम्प्रूव होगी कि यहाँ पे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, या इस बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, या ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, या मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो जब कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो हेल्प पे फैमिली कैन हेल्प द चाइल्ड और द अडल्ट कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इधर कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं जो होम के अंदर यानी घर के अंदर मौजूद हो जो उसका बिहेवियर एग्रेसिव कर रहा हो। लेट्स जस्ट से कि अगर फादर्स की बात की जाए या मदर्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो परसिस्टेंट होते हैं कि ए ग्रेड्स ही लाने हैं। देखो तुम्हारी जो कजन है वो ए ग्रेड लेकर आई है, नहीं, यू हैव टू वो 90% लाई है, यू हैव टू ब्रिंग द 95%। तो जो है वो गुस्से का शिकार हो गए, ऐसे बिहेवियर्स जो एग्रेसिव वर्स कर रहे हो, बिहेवियर्स को, गुस्सा को एग्रेसिव बिहेवियर्स को वर्सन कर रहे हो, तो वो हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको लेसन करने यानी उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन, क्योंकि ये एक सेटिंग्स में नहीं होता, सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं हो रहा था, घर में नहीं हो रहा होता, ये स्कूल में भी ये बिहेवियर्स शो हो रहे होते हैं। तो स्कूल में भी हमें टीचर्स को एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस देनी है कि व्हाट इज द ओडीडी एक्चुअली, कि ये क्या है, किस तरह हम क्लासरूम बिहेवियर को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अब एक बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा है, सामने में से जिद बहस कर रहा है, तो बच्चे को देख के दूसरे बच्चे भी बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो जो है गुस्सा करते हैं। एक बच्चे ने अगर एरोप्लेन मारा तो दूसरे बच्चा फिर चौक मार रहा है, और इस तरह का जो है क्लास का माहौल खराब होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करवाना होता है, टीचर को उनको साइको एजुकेट करना होता है, कुछ टेक्निक्स देनी होती है ताकि ऐसे बिहेवियर्स को वर्स्ट होने से पहले रोक दी जाए। क्लासरूम रूल्स को यानी जो जो क्लास के रूल्स बने हुए हैं इस तरह सेट करने हैं जो उस बच्चे के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबल हो और बच्चा जो है उस चीज को एक्सेप्ट करते करते फॉलो भी करे। अगर ये बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बच्चा जो है उसका एग्रेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है, एंड वी आर अनएबल टू वर्क विद थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, हम थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट से नहीं काम कर सक रहे होते हैं, तो वी देन फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, देन वी गो फॉर द मेडिकेशन। हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और मेडिकेशन के अंदर हम फिर चाइल्ड साइकाट्रिस्ट की हेल्प से, या अगर अडल्ट के साथ है तो साइकाट्रिस्ट की हेल्प से हम वो मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन देते हैं ताकि उनकी जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन किया जाए। जैसे अगर बच्चा लेट्स से कि अगर कोमॉर्बिडिटी एडीएचडी के साथ है, या ओसीडी के साथ है, या डिप्रेशन के साथ है, तो जो है उस सिम्टम्स को भी लेस करने के लिए हम मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट, ये जो बिहेवियर्स हैं, अगर बहुत ज्यादा तवज्जो की कमी है, या बहुत ज्यादा मुतहरिक वाला है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है द वन, और उसको अनट्रीटेड रह दिया जाए यानी उसको छोड़ दिया जाए, उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो उसके सिम्टम्स जो है वो आगे वर्स्ट होते जाते हैं। तो ओडीडी जो है वो आगे अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो कंडक्ट में जो है हो सकता है ट्रांसफर, और अगर जो है फिर कंडक्ट का भी बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर एंटी सोशल डिसऑर्डर भी हो सकता है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई एट वेरी अर्जेंटली एंड वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो प्रोग्नोसिस या कंक्लूजन की बात करते हैं, तो ये किस किस्म का ट्रीटमेंट बच्चा ले रहा है, सीबीटी के साथ या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के साथ, मेडिकेशन के साथ वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो देन ही और शी और द अडल्ट कैन गो फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल्स। वो प्रॉपरली अपना जिंदगी, अच्छी जिंदगी जिसके अंदर जो है उनका सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा हो, माशरती तौर पे भी अच्छा हो, उनकी जो है फ्रेंडशिप सर्कल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनका बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्दियर हो, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। अगर वही मेरी बात है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। सो होप दिस इज वेल। एनी क्वेश्चंस? I hope I am clear to all of you. I would request for the questions if there is any.